इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही। तारीख 16 दिसंबर वर्ष 2012 निर्भया रेप एंड मर्डर। वर्ष 2019 हैदराबाद गैंग रेप एंड मर्डर। वर्ष 2020 हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर। तारीख 9 अगस्त 2024 कोलकाता रेप एंड मर्डर। तारीख 17 अगस्त 2024 उत्तराखंड रेप एंड मर्डर। तारीख 18 अगस्त बिहार गैंग रेप। तारीख 19 अगस्त मुरादाबाद रेप। तारीख 19 अगस्त देहरादून बस कांड रेप एंड मर्डर। तारीख 16 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश झांसी रेप एंड मर्डर। और भी बहुत सारे जिनको गिनते गिनते शायद मुझे सुबह से शाम हो जाए, लेकिन रेप घटनाओं की ये गिनती शायद कभी ख़त्म ही ना हो। नमस्कार दोस्तों, फर्स्टली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम इंडियन वुमेन। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने जो भी कहानी सुनी या देखी वो कोई काल्पनिक या बनावटी कहानी नहीं, बल्कि इसी भारत के अमृतकाल की सच्चाई है। अपने देश की इस तरीके की दुर्दशा देख करके मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं। तो लाइनें कुछ ऐसी हैं दोस्तों कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा और खून सस्ता है हमारे देश में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, किसी न किसी माध्यम से आपने कोलकाता रेप एंड मर्डर की कहानी ज़रूर सुनी होगी। आप लोग पूरी तरीके से उस केस से रूबरू होंगे। आज हम कोलकाता रेप एंड मर्डर की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ जो केसेस हमारी इंडिया में हिडन रखे जाते हैं उनकी चीज़ें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों आज तक महिलाएं अपने आप को असुरक्षित ही महसूस करती हैं? आखिरकार क्या वास्तव में हमारे देश में महिलाओं को आज़ादी मिल चुकी है? सारी चीज़ें विस्तार से समझेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक या दो लड़कियों की नहीं, बल्कि हमारे देश में रहने वाली बच्ची से लेकर के बूढ़ी औरत तक की कहानी है, जो कहीं ना कहीं बाहर काम करने के लिए जाती हैं या फिर अपने घर में ही वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आपके जो भी विचार बनते हैं पूरी वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। याद कीजिए दोस्तों, 15 अगस्त 2024 का वो दिन जिस दिन हमारे पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। सभी लोग स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक अपने हाथ में कैंडल लेकर के रोड पर कैंडल मार्च के जश्न में डूबी हुई थी। वहीं एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर महिला सशक्तिकरण से लेकर के महिला सुरक्षा तक के आंकड़े पेश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की महिलाएं अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही थीं। मैं पूछना चाहूँगी अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी, क्या वास्तव में हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या वास्तव में हमारे देश में महिला सशक्तिकरण हो रहा है? क्या वास्तव में हम महिलाएं निडर होकर के आधी रात पर रोड पर बाहर निकल सकते हैं? क्या वास्तव में हमारे देश में महिलाओं को आज़ादी है? तो शायद प्रधानमंत्री जी के पास में जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आंकड़े कुछ और कहते हैं और रियलिटी कुछ और है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस विच विमेन्स हैव अचीव्ड। इसका मतलब है, बाबा साहेब कहते थे कि अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति को मापना हो कि उस समुदाय ने कितनी तरक्की की है, तो मैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाऊंगा कि उस समुदाय में रहने वाली महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। लेकिन आज हालत ये है दोस्तों हमारे देश की कि बिल्कुल ही विपरीत स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यही राजनेता महिलाओं की प्रगति से लेकर महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावों को लेकर हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैवानियत के आंकड़े और बढ़ते चले जाते हैं।
मैं पूछना चाहती हूँ राजनेताओं से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, कि बताइए साहब, इसी तरीके की बर्बरता अगर आपकी बेटी के साथ में हुई होती तब भी आप चुप रहते? क्या मणिपुर जैसी घटना आपकी बेटी के साथ में हुई होती तब भी आप चुप्पी साध के रहते? मत भूलिए साहब, मत भूलिए। इसी जनता ने आपको चुनकर भेजा है, तो हमें वक्त नहीं लगेगा आपको अर्श से फर्श तक लाने पर, क्योंकि दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितना भी बुलंदी पर पहुंच जाए, मगर आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। याद कीजिए दोस्तों, 16 दिसंबर 2012 की वो रात, जिस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की के साथ 6 दरिंदों ने मिलकर दुष्कर्म किया। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे, शायद से लड़की अकेली होगी। नहीं साहब, ना ही उसने छोटे कपड़े पहने थे और ना ही वो अकेली थी। दरअसल वो अपने दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत इलाके से मूवी देखकर लौट रही थी। दोनों लोग बस का इंतज़ार करने लगे। अब चूंकि वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो ऑब्वियसली बस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने एक प्राइवेट बस ले ली। अब वो लड़की और उसका दोस्त दोनों बस के अंदर बैठ जाते हैं। तब तक सब नॉर्मल था, सब ठीक था, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ती है वैसे ही बस ड्राइवर उस बस को मेन ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ले जाना शुरू कर देता है। जिस चीज़ का विरोध करता है उस लड़की का दोस्त, विरोध इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है दोस्तों, कि वो 6 के 6 दरिंदे पूरी तरीके से उस लड़की पर टूट पड़ते हैं। इस तरीके का दुष्कर्म किया गया था दोस्तों कि मैं अपने शब्दों में भी उस कहानी को बयां नहीं कर सकती हूँ। पूरी कहानी हुई, आखिरकार उस लड़की को और उसके दोस्त को बस से बाहर फेंक दिया जाता है। वहाँ से गुजरने वाले एक शख्स ने उन दोनों को देखा, प्रशासन को फ़ोन किया गया, उस लड़की को एडमिट कराया गया। जब उस लड़की को एडमिट कराया गया, उसने 6 के 6 दरिंदों को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उसकी हालात इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर्स भी ये सिचुएशन देख के आश्चर्यचकित थे। उसकी छोटी आंत का केवल 5% हिस्सा ही बचा था उसके शरीर में। उसके बाद उस लड़की को सिंगापुर रेफ़र किया जाता है और फाइनली दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है। और ये कहानी थी निर्भया केस कांड की। उसके बाद उन 6 के 6 दरिंदों को कोर्ट में बुलाया गया और आखिरकार उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उनमें से एक शख्स जो नाबालिग की कैटेगरी में आता था उसको रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उसको रिहा करना सही था या गलत था, क्योंकि दुष्कर्म करते टाइम शायद उसकी नाबालिगी कहाँ पर थी। जब उसको सज़ा दी जाती है तो नाबालिग का नाम दे करके उसको छोड़ दिया जाता है। क्या गारंटी लेती है हमारे देश की सरकार, या क्या गारंटी लेता है हमारे देश का कानून कि आगे चलकर वो शख्स किसी दूसरी लड़की के साथ में गलत नहीं करेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप इस विषय में क्या सोचते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ सकते हैं कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई। तो दोस्तों एग्जैक्ट 12 साल बाद हमारे देश में दोबारा से वही कहानी दोहराई गई है। उसी तरीके की बर्बरता देखी गई है कोलकाता के अंदर। जब आप कोलकाता के पूरे केस को सुनेंगे तो आप खुद ब खुद इस कहानी को उससे कनेक्ट कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आखिरकार क्या बदला 12 साल बाद हमारे देश में। इतने बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अमृतकाल तक की बातें की जाती हैं, लेकिन शायद इस अमृतकाल में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। अब चूंकि हमारे देश में राजनेता आंकड़ों पर बहुत बात करते हैं तो हमने सोचा क्यों न एक आंकड़ा हम भी पेश करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि एक ऐसी संस्था है जो इंडिया में विमेन के अगेंस्ट होने वाले जितने भी क्राइम्स हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। 2022 का डेटा कहता है कि इंडिया में 4,45,256 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, विच मीन्स 51 केसेस एवरी आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 51 क्राइम्स होते हैं विमेन के अगेंस्ट। एक और डेटा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी दोस्तों, जो कहता है कि 30,000 प्लस रेप केसेस एवरी ईयर इन इंडिया। अब ये तो रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड केसेस हैं, नॉन रजिस्टर्ड केसेस का हिसाब कौन देगा? उनकी कुछ भी बात नहीं होती है। किस तरीके से उनको एकदम से हाइड रखा जाता है जैसे हमारे देश में कुछ हुआ ही ना हो। जब हमने नॉन रजिस्टर्ड केसेस को एनालाइज किया तो हमें 3 रीज़न पता चले। पहला है लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर। आपने बहुत बार देखा होगा दोस्तों
कि जिस पीड़िता के साथ में इस तरीके की बर्बरता की गई, अगर उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वो लोग आगे केस दर्ज कराने से डरते हैं और आगे ही नहीं आते हैं। इस वजह से उस लड़की को न्याय भी नहीं मिल पाता है। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। आपने बहुत बार देखा होगा दोस्तों कि उस लड़की को या उसकी फैमिली को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि आखिरकार इस केस से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है वो कहाँ पर फाइल की जाए, किससे शिकायत की जाए, जिसकी वजह से फिर उस पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता है। अब तीसरा रीज़न है पैसा। पैसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना जैसे राजनेता और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो इस तरीके के दुष्कर्म में लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन अपने पैसे के बल पर उस लड़की के परिवार और उस लड़की को डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की और उसका परिवार आगे कोई शिकायत कराने से डरते हैं और आखिरकार उस पीड़िता को कोई न्याय भी नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, ये है सच्चाई नॉन रजिस्टर्ड केसेस की, जिस वजह से इन केसेस को हिडन रखा जाता है ताकि हम जनता को लगे कि हमारे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। आइए दोस्तों, समझते हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर की पूरी कहानी। सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, डॉक्टर मौमिता की आत्मा को शांति देना, क्योंकि शांति की दुआ के अलावा शायद हमारे पास अभी कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है। कोलकाता का राधा गोविंद का मेडिकल कॉलेज, जो कि कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित और जाना माना हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में रोजाना 3 से 3,500 पेशेंट आते हैं। दोस्तों, सोच कर देखिए, जहाँ पर एक डॉक्टर के साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाता है जो हमारी कल्पना के बिल्कुल परे था। कैसे भूल चूक हो गई साहब आपसे? एक लड़की जो कि अपनी ऑन ड्यूटी पर थी, उसके साथ में इतना बड़ा हादसा, तो हम छोटे मोटे मेडिकल कॉलेज में तो कैसे ही विश्वास कर सकते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो रिकॉर्ड रहा है बहुत गंदा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इसकी कहानी को ना तो आपको सोशल मीडिया पर बताया जाएगा और ना ही किसी न्यूज़पेपर में, क्योंकि हमारे देश का यही तो दुर्भाग्य है कि अगर हमारे देश में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर इस तरीके से पर्दा डाल दिया जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। लगभग 21 साल पहले इसी हॉस्पिटल पर एक FIR दर्ज की गई थी। FIR थी कि यहाँ पर एक लड़के की डेथ की गई, उसके बाद उसको पंखे से लटका दिया गया। उस केस को एज अ सुसाइड केस दिखाने के लिए उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है कि आप हॉस्पिटल जल्दी आ जाइए, चूँकि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि पेरेंट्स से अच्छा उनके बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है। इसी वजह से उस लड़के की मम्मी ने एक काउंटर FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है। उसके बाद पूरी जांच पड़ताल चली, ये मामला CBI के पास में पहुंचता है, लेकिन एट द एंड CBI का भी यही जवाब आता है कि सॉरी, आपके बेटे ने सुसाइड ही किया है, क्योंकि हमें उसके एवज में कोई सबूत नहीं मिले हैं जो हम ये कह पाएँ कि आपके बेटे ने सुसाइड नहीं किया है। ये हालत है दोस्तों हमारे देश में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, और ये हालत है हमारे देश में प्रशासनिक अधिकारियों की। हमारे देश में किसी भी दुर्घटना पर इस तरीके से पर्दा डाल दिया जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसी तरीके से उस केस को भी रफा दफा कर दिया गया एज अ सुसाइड केस दिखा के। इस केस जो डॉक्टर मौमिता वाला केस है उसको भी पूरी प्लानिंग थी कि एज अ सुसाइड केस दिखा करके रफा दफा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो कहते हैं ना कि झूठ को आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो लेकिन झूठ कभी छुपता नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर मौमिता जो कि इसी कॉलेज की एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर थी, डॉक्टर मौमिता ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया था। आपको पता है दोस्तों, एक डॉक्टर बनने के लिए एक बच्चा पहले 12th के बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करता है, उसके बाद वो 5 साल की MBBS करता है, उसके बाद PG क्लियर करता है, उसके बाद उसे रेजिडेंसी मिलती है। उसी रेजिडेंसी का पार्ट थी डॉक्टर मौमिता। डॉक्टर मौमिता रेजिडेंसी की 2nd ईयर स्टूडेंट थी जो कि इसी कॉलेज में ट्रेनिंग ले रही थी। डॉक्टर मौमिता 36 घंटे से लगातार काम कर रही थी, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी, इमरजेंसी ड्यूटी निभा रही थी। उसके बाद आप सोच कर देखिए दोस्तों, 36 घंटे से अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, आप खुद फील कर देखिए दोस्तों। अब चूंकि इतना वक्त हो चुका था तो हर किसी के माँ बाप को टेंशन होगी कि उनके बच्चे से बात नहीं हो पाई है। उसी वक्त लगभग 11 बजे के समथिंग डॉक्टर मौमिता के मम्मी पापा का कॉल आता है। मौमिता अच्छे से बात करती हैं। उनके मम्मी पापा पूछते हैं, बेटा आप ठीक हो ना? मौमिता का जवाब होता है, पापा मम्मी मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम सेफ फील कर रही हूँ, आप लोग एकदम रिलैक्स होके सो जाइए, क्योंकि अभी मुझे एक राउंड पर जाना है पेशेंट को देखने के लिए। उसके बाद मैं डिनर करने जाऊंगी, उसके बाद अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आराम कर लूँगी।
दोस्तों इतना कहकर मौमिता अपना फ़ोन रख देती हैं, लेकिन नहीं मालूम था उनके पेरेंट्स को कि ये शब्द और ये आवाज़ उनकी बेटी की आखिरी आवाज़ सिद्ध होगी। नहीं मालूम था। उसके बाद दोस्तों जैसे तैसे 36 घंटे की ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद में डॉक्टर मौमिता को रात के 2 बजे टाइम मिलता है डिनर करने का। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि रात में 2 बजे डिनर क्यों? क्योंकि वो 36 घंटे से लगातार काम कर रही थी तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाया डिनर करने का। जैसे तैसे मौमिता ने अपने लिए टाइम निकाला। रात के 2 बजे वो अपने जूनियर फ्रेंड्स के साथ में डिनर करने जाती हैं। जब वो डिनर करके हॉस्पिटल के अंदर आती हैं तब तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। मौमिता सोचती है मुझे राउंड पर पेशेंट को देखने जाना है, तब तक मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उन्होंने देखा कि सेमिनार हॉल में जगह खाली है। उन्होंने देखा वहीं जाके मैं थोड़ा सा आराम करके और उसके बाद पेशेंट को देख लूँगी। डॉक्टर मौमिता जैसे ही सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ती हैं तब तक सब कुछ नॉर्मल था। वो जाती हैं रूम के अंदर जाते ही वो लेटती हैं, आराम से लेट जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। अब बजते हैं रात के 3, जिस समय हम अपने अपने घरों में बड़े ही आराम से सो रहे होते हैं, चैन की नींद सो रहे होते हैं। लेकिन सोच कर देखिए दोस्तों उस दरिंदगी को जो वहाँ अगले ही पल घटने वाली थी। एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एक सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी निभा रहा था, जिसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय बेसिकली कोलकाता पुलिस के साथ में एक सिविल वॉलंटियर के रूप में काम कर चुका है, तो उसका हॉस्पिटल में आना जाना बेखौफ था, उस पर कोई रोका टोकी नहीं थी क्योंकि वो कोलकाता पुलिस के साथ में काम करता था। हर बार की तरह संजय रॉय अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन 8 अगस्त की रात संजय रॉय ने खूब शराब पी। उसके बाद दोस्तों वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहा, वो घूमता रहा वहाँ पर। अब चूंकि वो आउटर था, कोलकाता पुलिस के साथ काम कर चुका था, तो कोई इतना ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा था उस व्यक्ति पर। बताया ये भी जा रहा है दोस्तों कि थोड़ी ही देर बाद संजय रॉय, जो कि हॉस्पिटल से थोड़ी डिस्टेंस पे प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है, लगभग 10 मिनट के लिए वो वहाँ भी जाता है। उसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से वापस आ जाता है। वो दरिंदा वहाँ टहलता रहा। अचानक वो अपने कदम उसी सेमिनार हॉल की तरफ ले जाना शुरू करता है। धीरे धीरे वो सेमिनार हॉल के पास पहुंचता है। अब वो दरिंदा उसी सेमिनार रूम के जस्ट सामने था, जिस रूम में डॉक्टर मौमिता बड़े ही आराम से लेटी हुई थी, चैन की नींद सो रही थी। उसके बाद अचानक से दोस्तों उसका हाथ उसी रूम के दरवाजे पर पड़ता है और रूम का दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। अब आप पूछेंगे कि क्या दरवाजे की कुंडी बंद नहीं थी? तो बताया ऐसा जा रहा है दोस्तों कि कुंडी शायद प्रॉपर तरीके से डॉक्टर मौमिता ने बंद नहीं कर पाई थी। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि उन्हें राउंड पर जाना था दोबारा से पेशेंट देखने के लिए, तो थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट लिया होगा, जिसके चलते उन्होंने प्रॉपर तरीके से कुंडी नहीं बंद कर पाई थी। उनको नहीं मालूम था दोस्तों कि उनका रक्षक ही एक भक्षक के रूप में उनके साथ में इस तरीके की दरिंदगी करने वाला है। शायद वो भूल चुका था उस शराब के नशे में वो लड़की एक डॉक्टर है। दोस्तों धीरे धीरे वो हैवान डॉक्टर मौमिता की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करता है। वो धीरे धीरे मौमिता के पास पहुंचता है। वो एक दरिंदा नहीं था, वो बहुत सारे दरिंदे थे। मेरी आवाज़ काँप रही है इस कहानी को कवर करते हुए, तो सोच कर देखिए दोस्तों उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी जिसने इतनी सारे लोगों की दरिंदगी को सहा होगा। सोच कर देखिए। धीरे धीरे कहानी शुरू होती है। बताया ऐसा जाता है दोस्तों, जैसा संजय रॉय ने अपने बयान में बताया है कि उसने सबसे पहले डॉक्टर मौमिता को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जगी। लेकिन ये सब मनगढ़ंत कहानी है दोस्तों। अगर आप सोच कर देखिए, हम किसी व्यक्ति को जगाते हैं, क्या वो जगेगा नहीं? 99% ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जगे नहीं। वो बहुत सारे लोग थे, एक अकेली लड़की चिल्लाई होगी, चीखी होगी, तड़पी होगी, लेकिन वो दरिंदे नहीं माने। उसके बाद वो हैवान डॉक्टर मौमिता के शरीर के साथ खेलना शुरू करते हैं। पूरी तरीके से उनके शरीर के अंग अंग को नोच डालते हैं। उस लड़की ने ज़रूर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन एक अकेली लड़की इतने सारे दरिंदों से कैसे लड़ती दोस्तों? कैसे इन हैवानों का मुकाबला करती? वो चिल्लाई होगी, ज़रूर चिल्लाई होगी, लेकिन कौन सुनने वाला था? कोई नहीं। उसके बाद पूरी तरीके से उनके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद में इन हैवानों ने मिलकर डॉक्टर मौमिता के गले को दबाया और उनके शरीर को पूरी तरीके से कुचल डाला। उनकी आंखों को कुचल डाला, उनके शरीर की हड्डियों को तोड़ डाला।
हैवानियत की एक लिमिट तो देखी थी दोस्तों, लेकिन ये शायद आई एम स्पीचलेस। क्या मंजर रहा होगा, सोच कर देखिए दोस्तों। अब सुबह के बजते हैं 6। अब सारा काम हॉस्पिटल में जिस तरीके से डेली बेसिस पे होता था वैसे ही शुरू हुआ। उसके बाद सेमिनार हॉल में देखा गया एक लड़की जो इस स्थिति में थी कि मैं नहीं बता सकती हूँ उस स्थिति को, क्योंकि उसका शरीर अर्धनग्न अवस्था में था दोस्तों। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आई, उसके बाद उसके शरीर की पोस्टमार्टम करी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भी डराने वाली थी। उस लड़की की बॉडी पर, यानी डॉक्टर मोमिता की बॉडी पर लगभग 150 ग्राम सीमन मिला, जो कि दोस्तों एक इंसान का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर 3 से 4 बार भी इजैकुलेशन करता है तब भी इतना सीमन कलेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये कैसे कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति इस पूरे कांड में इन्वॉल्व था? नहीं हो सकता। डॉक्टर मोमिता के साथ में गैंग रेप किया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पूरी तरीके से जाहिर होता है कि वो एक व्यक्ति नहीं था, बहुत सारे व्यक्ति थे। न जाने किसको बचाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अभी तक संजय रॉय को केवल हिरासत में लिया गया है, बाकी जो दरिंदे थे उनका कुछ पता ही नहीं चला है। कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे सुबह के 7 बजते हैं। 7 बजे डॉक्टर मोमिता के पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है और बोला जाता है कि सर आप हॉस्पिटल में जल्दी आ जाइए, क्योंकि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। सोच कर देखिए दोस्तों, एक माँ बाप जिन्होंने पिछली रात अपनी बच्ची से बात की हो और बच्ची ने कहा हो मम्मी पापा आप एकदम रिलैक्स होके सो जाइए, मैं एकदम ठीक हूँ। अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती वो शेयर तो करती अपने पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से तो सारी चीज़ें शेयर करता है ना। अगर प्रॉब्लम होती तो वो ज़रूर शेयर करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर मोमिता ने बोला था आप एकदम रिलैक्स होके सो जाइए, मैं एकदम सेफ़ हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। वो माँ बाप अगर अचानक से सुबह ये सुनते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, इस घटना को डाइजेस्ट कर पाना तो छोड़िए, इस घटना को सबसे पहले तो सुन पाना ही एक बहुत बड़ी बात हो सकती है अपने आप में दोस्तों। अब बेटी की इस प्रकार की न्यूज़ सुनकर डॉक्टर मोमिता के माता पिता के पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। धीरे धीरे देखते ही देखते आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। सबने पूछा क्या हुआ। डॉक्टर मोमिता की मॉम ने जवाब दिया कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया। जब आस पड़ोस के लोगों ने इस न्यूज़ को सुना, वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे थे एक लड़की जो डॉक्टर है, ऐसा तो उसको कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आखिर वो ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती है, मोमिता सुसाइड कर ही नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में तो पूरी प्लानिंग चल रही थी उसको एक सुसाइड केस बना करके रफा दफा करने की। उसके बाद जो सच्चाई थी उसको तो एक्सेप्ट ही करना था। माँ बाप ने एक्सेप्ट किया। वो हॉस्पिटल जाते हैं अपने पड़ोसियों के साथ। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनको प्रॉपर 3 घंटे तक रोक कर रखा गया, यानी कि डॉक्टर मोमिता की डेड बॉडी को उनके माता पिता को 3 घंटे तक दिखाया ही नहीं गया। आखिर कुछ तो खिचड़ी पक रही थी ना अंदर, जिसकी वजह से 3 घंटे तक उनके माँ बाप को वेट कराया गया, बॉडी को दिखाया तक नहीं गया। अब फाइनली वो समय आता है जब 3 घंटे बाद डॉक्टर मोमिता के माता पिता को परमिशन दी जाती है कि आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। बेटी मतलब डेड बॉडी से। सबसे पहले पिता अंदर जाते हैं। डॉक्टर मोमिता के फादर ने जैसे ही मोमिता को देखा, सोच कर देखिए दोस्तों उस मंजर को। एक पिता अपनी बेटी को उस कंडीशन में देख रहा था जिस कंडीशन में या तो उसने उसके जन्म पर देखा था या इस समय। बेटी के पूरे शरीर पर केवल एक कपड़ा था, पूरे शरीर से ब्लड ही ब्लड बह रहा था। एक बाप नहीं देख सकता अपनी बेटी को इस कंडीशन में। डॉक्टर मोमिता के फादर तुरंत बाहर आ जाते हैं रोते हुए। उसके बाद उनकी मम्मी और उनके पड़ोसी अंदर जाते हैं। उनकी माँ ने उनके शरीर को जब देखा, आप इमेजिनेशन करके देखिए दोस्तों, डॉक्टर मोमिता के पैरों की पोजीशन राइट एंगल पोजीशन थी। और ऐसा तब होता है जब किसी के पेल्विक गर्डर को तोड़ दिया जाता है। डॉक्टर मोमिता के पेल्विक गर्डर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि उनके हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, उनके पैर की हड्डी टूटी हुई थी, उनके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। और तो और दोस्तों उनकी आँखों से ब्लड बह रहा था। चूँकि जो चश्मा डॉक्टर मोमिता ने पहना हुआ था, उन हैवानों ने उस चश्मे को भी बुरी तरीके से कुचल दिया,
जिसकी वजह से जो चश्मे का कांच था वो मौमिता की आंखों में धंस गया और ब्लड ही ब्लड बह रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर मौमिता के प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड निकल रहा था। सोचकर देखिए दोस्तों उस मंजर को, मेरी रूह कांप रही है इस सारी कहानी को कवर करने में। तो आप सोचकर देखिए उन माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी जो प्रत्यक्ष रूप से अपनी बेटी की इस दशा को देख रहे थे। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया इस दिन के लिए कि वो अपनी बेटी को इस दशा में पाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखते ही देखते डॉक्टर मौमिता का केस पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर छा जाता है, न्यूज़पेपर में खबर छपने लगती है और उसके बाद प्रोफेशन से चाहे महिलाएं डॉक्टर हों या नहीं भी हों, बच्ची से लेकर के बूढ़ी औरत तक के हाथ में कैंडल थी और 15 अगस्त के दिन डॉक्टर मौमिता की आत्मा को शांति देने के लिए कैंडल मार्च निकाल ली जाती है। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहूँगी, क्या एक विक्टिम को सिर्फ कैंडल मार्च के जरिए ही जस्टिस दिलाई जा सकती है? क्या कैंडल मार्च से हमारे देश में ये रेप की घटनाएं कम हो सकती हैं? क्योंकि कोलकाता केस के बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका शायद न्यूज़पेपर में कहीं पर भी जिक्र नहीं है या उनको हाइड रखा गया है। क्या निर्भया केस के बाद कोई घटना नहीं हुई? निर्भया के बाद ही ये कोलकाता की घटना हमें देखने को मिली है। मैं पूछना चाहती हूँ अपनी देश की सरकार से, किस आंकड़े के बेसिस पे आप कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं? जब महिलाएं अपने वर्किंग प्लेस पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं तो वो रोड पे जाते हुए कैसे सुरक्षित करेंगी? कहाँ है महिला सशक्तिकरण? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले लोग? कहाँ छुपे बैठे हैं आज? महिलाओं के साथ में इतनी बर्बरता हो रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को मजाल है तो जो शब्द भी बोल पाए। डॉक्टर मौमिता की इस घटना के बाद उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसका नाम है संदीप घोष। अगले 2 दिन बाद वो उस कॉलेज से इस्तीफा देता है, क्या कहकर कि डॉक्टर मौमिता मेरी बेटी जैसी थी, इसलिए मैं इस दशा को नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर आपके बेटी जैसी थी तो बेटी की सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं होनी थी साहब। कैसे चूक हुई बेटी की सुरक्षा में? जवाब दीजिए इस चीज़ का। उसके 4 घंटे बाद ही इस संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज से भी बड़े कॉलेज का हेड बना दिया जाता है। ये है हमारे देश की न्याय व्यवस्था और ये है हमारे देश की सरकार, जहां एक विक्टिम को न्याय तक नहीं मिल पाता है, उससे पहले उस व्यक्ति को दूसरे उसी बड़े कॉलेज का हेड बना दिया जाता है। कैसे हुआ ये? क्या इससे कोई संदेह पैदा नहीं होता है दोस्तों कि टीएमसी की सरकार क्या कर रहे थे? टीएमसी के सांसद क्या कर रही थी? सीएम ममता बनर्जी, वो भी तो एक लड़की है। जहां एक लड़की के साथ में इतना गलत हो जाता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन प्रिंसिपल साहब को दूसरी जॉब जरूर मिल जाती है। देश के कोने कोने से आए हुए डॉक्टर्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरे देश में हालांकि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक पर थे, चाहे वो दिल्ली का एम्स हो, पटना का एम्स हो, हरिद्वार का एम्स हो, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसी तरीके से कोलकाता में भी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था। 14 अगस्त की रात ऐसा कुछ हुआ जो और भी भयावह था। माजरा ये था दोस्तों कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो कैंडल मार्च के जरिए या पोस्टर लेकर, वो लोग विरोध की कगार में लगे ही हुए थे। तभी पता चलता है कि कुछ चुनिंदा उपद्रवकारी उस मेडिकल कॉलेज में घुस आए और कॉलेज में जोर जोर से तोड़फोड़ करने लगे। यहाँ तक कि प्रोटेस्ट कर रहे जो डॉक्टर्स थे, जो अलग अलग महिलाएं अलग अलग देश के कोने से आई हुई थी, उन पर हमला करने की कोशिश की। बाद में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि लगभग 70 लोग थे जो इस हिंसा को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। भीड़ इतनी ज़्यादा थी और हिंसा इतनी बढ़ चुकी थी कि पुलिस खुद भी प्रदर्शनकारियों से मदद मांग रही थी। अब आप उस मंजर को सोचकर देखिए दोस्तों, जो 14 अगस्त को वहाँ पर हुआ, जहाँ पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर सरेआम हमला करने की कोशिश की गई। उस प्रदर्शन में चाहे महिला थी, बच्चे थे, सभी लोग शामिल थे। लेकिन यही है हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था और यही है हमारे देश की सरकार, जहाँ पर खुलेआम एक कॉलेज में तोड़फोड़ की जाती है और हमला तक किया जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को इसकी कोई भनक तक नहीं होती है। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, आप मुझे बताइए। जब एक स्टेट में इतनी बड़ी हिंसा हो और स्टेट गवर्नमेंट को कोई खबर ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है।
अब यहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होना शुरू होती है, जो कि स्वाभाविक भी था। चूंकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार तो है नहीं, तो बीजेपी के लोग टीएमसी पार्टी पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये 70 लोग जो हिंसा कर रहे थे, कॉलेज में तोड़फोड़ की है, वो सीएम ममता बनर्जी द्वारा भेजे गए हैं ताकि कॉलेज में पूरी तरीके से सबूतों को मिटाया जा सके और एक सुसाइड केस दिखाया जा सके और इस केस को पूरी तरीके से रफा दफा किया जा सके। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो अभी कोई पता नहीं चला है। इस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद ये पूरा मामला कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। हालांकि अभी भी निरंतर कोलकाता हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट इस मामले को सीबीआई को सौंप देता है। 14 अगस्त को सीबीआई को ये मामला सौंपा गया। सीबीआई की पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती है। 7 ऑफिसर्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। जैसे ही वो एंट्री लेते हैं, उन्हें वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट से एक और बात पता चलती है। वो बात ये थी कि दोस्तों, जिस रात डॉक्टर मोमिता के साथ में ये घटना हुई, उसी रात उस रूम की तोड़फोड़ की गई। सिर्फ इस वजह से ये बहाना लगाया गया कि हम रिनोवेशन का काम करवा रहे हैं। अब 20 अगस्त को एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। अब आप पूछोगे सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लेट एंट्री कैसे ली? मेरा सवाल भी यही था, क्योंकि इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर हमारे देश की सबसे उच्चतम न्याय व्यवस्था सबसे बाद में बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए था दोस्तों। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मोमिता के इस मामले पर सो मोटो करने का आह्वान किया, यानी कि स्वतः संज्ञान लेने की बात कही। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का पहला डिसीजन आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे आई हैं DY चंद्रचूड़ सर, उन्होंने सुनवाई के दौरान सबसे पहले इस बात पर चिंता जताई कि विक्टिम डॉक्टर मोमिता की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रही हैं, उनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन माना जाता है। चूँकि निपुण सक्सेना केस में साफ तौर पर यह कहा गया था कि किसी भी पीड़िता की आइडेंटिटी को उजागर नहीं किया जाएगा, ये कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए डॉक्टर मोमिता की जो आइडेंटिटी है उसको आप इस तरीके से उजागर नहीं कर सकते, इसको रोकना होगा। बाकी जो सवाल जवाब हैं वो निरंतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जारी हैं। अब इस पर फाइनल डिसीजन क्या होगा ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये तो हुई पूरी स्टोरी, जिसमें हमने बहुत सारे केसेस के बारे में देखा, बहुत सारा डेटा देखा। लेकिन इस पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों? क्योंकि उसी तरीके से हमारे देश में दोबारा से वही नियम कानून बनाए जाएंगे जो निर्भया के टाइम पर बनाए गए थे, लेकिन शायद उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकला। कंटिन्यूअसली हमारे देश में इसी तरीके की बर्बरता बनी हुई है। मैंने 4 पॉइंट फाइंड आउट किए हैं जिन पे हमें हमेशा बात करते रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की 144 अरब की जनसंख्या में एकदम से इन केसेस को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्यों ना हम माइन्यूट लेवल पे चेंजेस लेके आएँ, जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों कि समाज का पैट्रियार्टिकल माइंडसेट, जिसमें महिलाओं को ही इंडिकेट किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इंटरनेट पर चीप कंटेंट, जो औरतों को आइडेंटिफाई करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ों को कैजुअली लेता है। फॉर एग्जांपल एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज़ में जिनमें माँ बहनों की गालियों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और महिलाओं के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। तीसरा पॉइंट है विक्टिम ब्लेमिंग, मतलब समाज में रेप जैसी घटनाओं के लिए केवल महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है, ये कहकर कि शायद लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे, शायद से लड़की अकेली होगी, या लड़कियों को स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रेपिस्ट पॉलिटिकल सपोर्ट। लोग बात तो करते हैं कि रेपिस्ट को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि रेपिस्ट को रिहा कर दिया जाता है। जैसे बाबा राम रहीम को हरियाणा इलेक्शन की वजह से जेल से रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को मालाएं चढ़ाई जा रही है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जा रही है। ब्रजभूषण, प्रज्वल रेवन्ना जैसे राजनेताओं के केसेस को छुपा दिया जाता है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों पे हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में 10 लोग भी चेंज हुए, वो अगले 10 लोगों को चेंज करेंगे, वो अगले 10 लोगों को चेंज करेंगे, और वन डे डेफिनेटली कैन चेंज अवर सोसाइटी। अगर आपके पास में कोई सलूशन है तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमें शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा कि प्लीज़ जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें, बी केयरफुल। थैंक यू।